कि ये प्रश्नावली 4.2 है। इसमें निर्देश दिया गया है बिना प्रसरण किए और सारणिकों के गुणधर्म का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रश्न 1 से 5 को सिद्ध कीजिए, जिसमें से ये क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर लिखा गया है। इसे हल करके शून्य प्राप्त करना है। तो आप जानते हैं प्रगुण 4 में लिखवाया गया है, यदि किसी सारणी की दो पंक्तियां या दो स्तंभ आपस में बराबर होते हैं तो सारणी का मान शून्य प्राप्त होता है। यहाँ जो ये तीसरा स्तंभ है, इसके जैसा स्तंभ आप C1, ये पहला स्तंभ है, और ये C2 दूसरा स्तंभ है, दोनों को जोड़ेंगे तो मिल जाएगा। देखिए x में a को जोड़ेंगे तो x प्लस a मिल जाएगा, y में b को जोड़ेंगे तो y प्लस b प्राप्त हो जाएगा, z में c को जोड़ेंगे तो z प्लस c प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हम लोग इन दोनों को जोड़ेंगे और इसके ही जैसा प्राप्त करेंगे। तो यहाँ स्तंभ बराबर हो जाएंगे जब आपस में, तो उसका मान आसानी से शून्य सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि इसको प्रसार करके नहीं हल करना है। तो लिखा जाएगा C1 चेंज, आप यहाँ C2 को भी चेंज कर सकते हैं, C1 प्लस C2, मतलब C1 और C2 को जोड़ के C1 के स्थान पे ही लिखना है। तो देखिए ये C1 है और ये C2 है, इनको आपस में जोड़ेंगे संगत अवयव को। x में a को जोड़ेंगे तो x प्लस a होगा, y में b को जोड़ेंगे तो y प्लस b होगा, z में c को जोड़ेंगे तो z प्लस c होगा। इसको हम पहले स्तंभ पे इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ हमने दिखा दिया है कि C1 को ही चेंज कर रहे हैं। इसका मतलब C2 और C3 नहीं चेंज होंगे, तो वो जैसे हैं उनको वैसे ही आप लिखेंगे। तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं जैसे हैं वैसे इनको। इसको यहाँ से हटा दीजिएगा और इसको सिद्ध करना है, हम लोगों को 0 प्राप्त करना है इसका आंसर। अब इसमें देखिए ये C1 है, ये C2 है, ये C3, तो C1 और C3 आपस में क्या है, बराबर हैं। और आप जानते हैं कि किसी भी सारणी के दो स्तंभ या दो पंक्तियां आपस में बराबर होती हैं तो उस सारणी का मान शून्य होता है। तो लिखेंगे चूंकि C1 इक्वल C3, मतलब ये दोनों आपस में बराबर हैं। यहाँ कोष्टक में आप लिख सकते हैं प्रगुण, या गुण भी लिख सकते हैं 4 से, यानी गुण 4 से देख रहे हैं तो ये आपस में बराबर हैं, इसलिए हम कह देंगे ये जो सारणी है x y z a b c, x प्लस a y प्लस b z प्लस c बराबर 0, यही प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें बाएं साइड को हल करके 0 प्राप्त करना है। तो आप प्रगुण 1 में भी आप जानते हैं, ये किसी सारणी की पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य हों तो उस सारणी का मान भी शून्य प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखिए ये पहला स्तंभ है, दूसरा है, तीसरा है, आप तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर प्लस में a है और ये माइनस में a है, ये कैंसिल हो जाएंगे। ये माइनस में b है जबकि यहाँ पर प्लस में भी, ये भी कैंसिल हो जाएगा, c भी प्लस माइनस ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि आप पंक्तियों को भी जोड़ेंगे तब भी शून्य होगा कोई एक ऐसी पंक्ति, या तो स्तंभ को जोड़ेंगे तो कोई स्तंभ भी शून्य हो जाएगा। तो हम यहाँ पर पंक्तियों को चेंज कर देंगे। तो देखिए ये पहली पंक्ति, ये दूसरी, तीसरी, किसी एक पंक्ति को चेंज करना है। मैं C1 को चेंज कर रहा हूँ, लिख दूंगा C1 चेंज, C1 प्लस C2 प्लस C3, मतलब तीनों पंक्तियों को जोड़ के C1 पहली पंक्ति के स्थान पे लिखना है। तो आप जोड़ेंगे, देखिए जब आप जोड़ेंगे तो मैं यहाँ जोड़ के दिखा रहा हूँ, a माइनस b में जोड़ना है b माइनस c, और इसमें जोड़ना है c माइनस a, इस तरह से जोड़ेंगे। तो यहाँ लिखेंगे a माइनस बी प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस a, ये इन तीनों के बीच में प्लस प्लस लगा के यहाँ लिख देंगे। उसी तरह यहाँ पर ये जो है इनको भी जोड़ेंगे, तो लिखेंगे b माइनस सी, बीच में यहाँ प्लस c लिखेंगे, फिर लिखा जाएगा c माइनस a, फिर यहाँ प्लस c लिखेंगे, a माइनस b लिखेंगे।
उसी तरह से यहाँ तीसरे वाले को लिखेंगे c माइनस ए, फिर बीच में प्लस सी लगाएंगे, a माइनस बी, यहाँ पर प्लस चिन्ह b माइनस सी। इसके बाद दोनों जो स्तंभ है इनको लिख देंगे क्योंकि इनको नहीं चेंज करना है, C1 को चेंज करना था। तो ये जैसे हैं उनको वैसे ही लिख देंगे आप, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पर जब इसको हल करेंगे तो ये प्लस में ये है, यहाँ माइनस में ये है, इसको कैंसिल कर देंगे। माइनस बी है प्लस बी है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। माइनस सी है प्लस सी है, ये भी कैंसिल। यानी इसका मतलब है जब इसको हल करेंगे तो आपको यहाँ पर शून्य प्राप्त होगा। उसी तरह से देखिए ये प्लस बी है, यहाँ माइनस बी है, माइनस सी प्लस सी, माइनस ए प्लस ए, इसको भी हल करने पर शून्य प्राप्त होगा। उसी तरह से तीसरे वाले को जब हल करेंगे तो यहाँ पर भी शून्य प्राप्त होगा। बाकी की जो स्तंभ है जैसे हैं उन्हें वैसे ही आप लिख देंगे, उनमें कोई परिवर्तन न कीजिएगा। अब इसके बाद आप जानते हैं कि किसी सारणी की किसी भी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य हों तो उस सारणी का मान भी शून्य होता है। तो यहाँ देखिए जो पहला स्तंभ है उसके सभी अवयव शून्य हैं, इसलिए इस सारणी का मान शून्य होगा। तो यहाँ पर आंसर आप शून्य लिख देंगे। कारण दिखाना होगा तो बगल में लिख देंगे, चूंकि C1 के सभी अवयव शून्य हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इस बाएं साइड वाले भाग को हल करना है और इसका मान 0 प्राप्त करना है। जब आप इसे हल करेंगे तो यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। सबसे पहले हम लोग C3 यानी तीसरे स्तंभ को चेंज करेंगे, मतलब इसके मान को न्यूनतम रूप में प्रदर्शित करेंगे। तो लिखेंगे C3 चेंज। किस तरह से चेंज करेंगे तो लिखेंगे C3 माइनस C1, मतलब तीसरे स्तंभ में से पहले स्तंभ को घटा के तीसरे स्तंभ को चेंज किया जा रहा है। तो पहला और दूसरा स्तंभ नहीं बदल रहा है, इसलिए पहले वाले स्तंभ को और दूसरे वाले स्तंभ को आप जैसे हैं वैसे ही इनको लिखेंगे। इसको चेंज करना है। तो देखिए ये 65 में से जब 2 को घटाएंगे तो यहाँ पर 63 प्राप्त होगा, और 75 में से 3 को घटाएंगे तो 72, 86 में से 5 को जब घटाएंगे तो 81 प्राप्त होगा। अब सोचिए, देखिए ये 7 है, इसमें 9 का गुणा करेंगे तो 63 जगह, और यहाँ पर भी 63 घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए 8 में भी 9 का गुणा करेंगे तो 72, और यहाँ पर भी 72। इसका मतलब है कि C2 में 9 का गुणा करके C3 में से घटाने पर एक स्तंभ या तो C2 या तो C3 0 हो जाएगा। और आप जानते हैं कि किसी भी सारणी के एक स्तंभ या एक पंक्ति के सभी अवयव शून्य हों तो उस सारणी का मान भी शून्य होता है। तो यहाँ पर हम लोग चेंज करेंगे फिर C3 को। C3 चेंज C3 माइनस 9 इंटू C2, मतलब दूसरे स्तंभ में 9 का गुणा करके तीसरे स्तंभ में से घटाना है, और उसको कहाँ पर लिखना है तो C3 तीसरे स्तंभ के पास लिखना है। तो पहला स्तंभ और दूसरा स्तंभ नहीं बदल रहे, ये जैसे हैं उन्हें वैसे ही आप लिखेंगे। तो मैं जैसे था वैसे लिख दिया। अब देखिए यहाँ 9 का गुणा करेंगे तो 63 होगा, और ये भी 63, घटाने पर 0। यहाँ 9 का गुणा करने पर 72 होगा, और 72 में से घटाएंगे तब भी 0। 9 में 9 का गुणा करेंगे 81, और 81 में से जब घटाएंगे तब भी 0 होगा। और यहाँ पर देख रहे हैं कि इस दी गई सारणी का एक स्तंभ के सभी अवयव शून्य हैं, इसलिए इसका मान 0 हो जाएगा। अब कारण दिखाना चाह रहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं, चूंकि C3 के सभी अवयव शून्य हैं, और यहाँ आप चाहें तो इसको हटा के प्रगुण 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि प्रगुण 1 में ही ये बात बताई गई है कि किसी सारणी का मान उसके प्रत्येक अवयव शून्य हो तो उसका मान 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको भी हल करके 0 प्राप्त करना है। जब आप इससे हल करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड
साइड और इससे यहाँ से हटा देंगे, इसका मान 0 प्राप्त करना है। तो सबसे पहले आप जब इसको हल करेंगे तो न्यूनतम रूप में इस ब्रैकेट को हल कर लीजिए, 1 1 1। ये जैसे हैं उनको उसी तरह से रहने दीजिए, इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है, जैसे दिए गए मैं उसी तरह से इनको लिख दिया। इनका अंदर गुणा कर दीजिए, तो AB प्लस CA, यहाँ जब गुणा करेंगे तो BC प्लस AB, और यहाँ जब गुणा करेंगे तो CA प्लस BC हो जाएगा। अब देखिए इनको आपस में जोड़ेंगे तो AB प्लस BC प्लस CA, AB BC प्लस CA, AB BC CA सब प्लस में आ रहे हैं, और सभी का मान जो योगफल आएगा वो किसी एक स्तंभ में लिखने पर कॉमन किया जा सकता है। तो हम लोग यहाँ पर चेंज कर देंगे, C3 को लिख देंगे C3 चेंज C2 प्लस C3, मतलब दूसरे स्तंभ और तीसरे स्तंभ को जोड़ के तीसरे स्तंभ के पास लिखना है, यानी उसके स्थान पे लिखना है। तो पहला स्तंभ जैसे है वैसे ही रहेगा, दूसरा स्तंभ भी जैसे है वैसे ही रहेगा, इनमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। तीसरे स्तंभ में परिवर्तन करना है, और वो लिखा गया है कि C2 में C3 को जोड़ के, जब इनको जोड़ेंगे तो AB प्लस BC प्लस CA प्राप्त होगा। इनको जोड़ के आप देख सकते हैं। फिर उसी तरह से जब इसको जोड़ेंगे तो देखिए AB प्लस BC प्लस CA ये भी प्राप्त होगा, तो AB प्लस BC प्लस CA। उसी तरह जब इसको जोड़ेंगे तो AB प्लस BC प्लस CA प्राप्त होगा, तो इनको लिख दीजिए यहाँ पर। अब यहाँ पर देखेंगे तो तीसरे स्तंभ में सभी जगह से हम कॉमन कर सकते हैं AB प्लस BC प्लस CA, तो लिखा जाएगा C3 से AB प्लस BC प्लस CA उभय निष्ठ गुणन खंड लेने पर, मतलब इनको कॉमन कर लेना है। तो जब इनको आप कॉमन करेंगे तो बाहर लिखा जाएगा AB प्लस BC प्लस CA, जबकि इंटू के साथ जो सारणी लिखी जाएगी इसमें पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ जैसे हैं उनको वैसे ही लिखेंगे, 1 1 1 BC CA AB। और यहाँ से देखिए इसको जब आपने कॉमन कर लिया यहाँ से तो 1 1 1 प्राप्त होंगे, तो यहाँ पर 1 1 1 होगा, क्योंकि आप जानते हैं प्रगुण में बताया गया है कि किसी संख्या का किसी स्तंभ में जब गुणा होता है तो वह सभी स्तंभ के जो अवयव होंगे उनमें गुणा हो जाएगा। जैसे यहाँ पर C3 में अगर गुणा करेंगे तीसरे वाले स्तंभ में तो इसका गुणा तीनों में होगा, इसका मतलब कॉमन करेंगे तो वो तीनों जगह से बाहर आ रहा है। अब यहाँ देखिए ये C1 है, ये C2 है, मतलब ये पहला स्तंभ है, ये तीसरा स्तंभ है, और दो स्तंभ किसी भी सारणी के आपस में बराबर होते हैं तो उस सारणी का मान भी 0 प्राप्त होता है। तो लिखेंगे चूंकि C1 बराबर है C3 के, यहाँ पर दो स्तंभ आपस में बराबर हो गए हैं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा 0 को हल करना और दाएं साइड में इतना लाना है। 2 कहाँ से आएगा, इसमें कहीं तो 2 दिखाई नहीं दे रहा है बाएं साइड में, तो ये पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति इन तीनों को हम जोड़ें तो 2 प्राप्त हो सकता है, क्योंकि देखिए तीनों को जब आपस में जोड़ेंगे तो A जुड़ेगा तो 2A होगा, B जुड़ेगा तो 2B, C को जोड़ेंगे तो 2C। उसी तरह से इन तीनों को जोड़ेंगे तो 2P 2Q 2R 2X 2I 2Z सभी जगह 2 2 प्राप्त हो जाएंगे। तो हम लोग यहाँ चेंज करेंगे, लिखेंगे R3 चेंज R1 प्लस R2 प्लस R3। तो देखिए यहाँ पर पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति नहीं बदल रही, तो वो जैसे हैं उनको वैसे ही आप लिखेंगे। दूसरी पंक्ति भी जैसे है उसको वैसे ही लिखेंगे, और तीसरी पंक्ति को यहाँ पर लिखा जाएगा जबकि तीनों को जोड़कर। तो यहाँ तीनों को हम जोड़ेंगे, जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2A प्लस 2B
प्लस 2c प्राप्त होगा। इन तीनों को जोड़ेंगे तो 2p प्लस 2q प्लस 2r प्राप्त होगा। इन तीनों को जोड़ेंगे तो 2x प्लस 2y प्लस 2z प्राप्त होगा। इन्हें और न्यूनतम रूप में या करके लिखेंगे हम लोग b प्लस सी क्यू प्लस आर y प्लस जेड, यानी पहली पंक्ति जैसे है उसी तरह भी हम लिख रहे हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है पहली और दूसरी पंक्ति में। तीसरी पंक्ति में सभी जगह से दो दो कॉमन किया जा रहा है। यहाँ से जब दो कॉमन करेंगे तो इस तरह से लिखेंगे ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी। यहाँ से जब दो कॉमन होगा तो p प्लस क्यू प्लस आर, और तीसरे वाले स्थान से x प्लस वाई प्लस जेड, ये ब्रैकेट के अंदर होंगे। अब देखिए ये सारणी है और सारणी की जो तीसरी पंक्ति है इसमें सभी जगह दो दो का गुणा हुआ है। तो आप जानते हैं कि सारणी में किसी भी पंक्ति में बाहर से किसी भी संख्या का गुणा होगा तो वो सब में गुणा हो जाता है। इसका मतलब ये दो बाहर रहा होगा, जब इसका अंदर तीसरी पंक्ति में गुणा किया गया तो वो सभी जगह गुणा हो गया है। इसका मतलब जब कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से केवल दो निकलेगा, ऐसा नहीं है कि दो गुणे दो लिखेंगे, क्योंकि एक ही दो ऐसा है जो कि सभी अवयवों में गुणा किया है। तो यहाँ पर लिखा जाएगा R3 से दो उभयनिष्ठ गुणन खंड लेने पर, तो इनमें से हम लोग दो को कॉमन कर लेंगे, बाकी जैसे हैं मान उनको वैसे ही रहने देंगे, उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे b प्लस सी, सी प्लस ए, और ये जब कॉमन हो जाएगा तो यहाँ a प्लस बी प्लस सी होगा। यहाँ दो जो कॉमन होगा वो गुणा में होगा। दूसरे स्तंभ में लिखा जाएगा q प्लस आर, आर प्लस पी और p प्लस q प्लस आर है। तीसरे स्तंभ में y प्लस जेड, जेड प्लस यक्स, यक्स प्लस वाई प्लस जेड, इस तरह से लिखा जाएगा। दो जैसे बाहर है उसको वैसे ही रहने दीजिए। अब यहाँ से हम लोग चेंज करेंगे, यहाँ पर आपको क्या लाना है, c लाना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ एक अंक को प्रदर्शित, मतलब एक संख्या होनी चाहिए। यहाँ तीन संख्याएं जुड़े हैं, तीन अक्षर हैं, तो यहाँ एक लाने के लिए क्या करेंगे, ये R1 है, ये R3 है। R3 में से R1 को हम चेंज कर देंगे घटा के, तो लिखेंगे R3 चेंज R3 माइनस R1। इसका मतलब R1 और R2 नहीं बदल रहा है, तो वो जैसे हैं उनको वैसे ही आप लिखेंगे। यहाँ पर Q प्लस आर, वाई प्लस जेड, दूसरा जो है C प्लस ए, आर प्लस पी, जेड प्लस यक्स, और इसको चेंज कर रहे हैं। तो इसमें से जब इसको घटाएंगे तो यहाँ पर जब लिखें माइनस माइनस हो जाएगा, क्योंकि देखिए ऐसे लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ माइनस करके इसको लिखेंगे b प्लस सी। जैसे ही आप ब्रैकेट हटाएंगे ये दोनों माइनस हो जाएंगे, तो माइनस सी प्लस सी माइनस बी प्लस, ऐसे कैंसिल हो जाएंगे तो a प्राप्त होगा यहाँ पर। ठीक उसी तरह से जब आप इसको हल करेंगे तो यहाँ देखिए q से q कैंसिल हो जाएगा, r से r कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा p, और इसको जब इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पर यक्स प्राप्त होगा। ये तो ये प्राप्त चेंज करेंगे तो लिखेंगे R1 चेंज R1 माइनस R2। तो देखिए ये जो दो गुणा में है ये तो उसी तरह से रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। R1 ये है ऊपर वाला, R2 ये है। इसमें से जब इसको घटाएंगे, देखिए b प्लस सी में से जब c को घटाएंगे तो c से c कैंसिल हो जाएगा, अब बचेगा b। उसी तरह से q प्लस r में से जब r को घटाएंगे तो r से r कैंसिल हो जाएगा, q प्राप्त होगा। y प्लस z में से z को घटाएंगे तो y प्राप्त होगा। बाकी की जो पंक्तियां हैं वो चेंज नहीं हो रही हैं, तो वो जैसे हैं उनको वैसे ही लिख देंगे हम लोग, इनमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। यहाँ पर हम लोग इनको चेंज करेंगे तो लिखेंगे R1 चेंज R3, R3 चेंज R1। तो जब चेंज करेंगे तो इस सारणी के पहले का चिन्ह बदल जाएगा, अब माइनस में हो जाएगा इसका मान।
ये सभी अवयव यहाँ पर लिख दिए जाएंगे ए पी एक्स, और ऊपर वाले सभी भाग तीसरे वाले स्थान पे बी क्यू आर, यहाँ वाई है, और ये जो बीच वाला भाग है वो जैसे है उसी तरह से रहेगा। फिर इनको आपस में चेंज करना है क्योंकि ए बी सी होना चाहिए। तो अब देखिए ये जो दूसरी पंक्ति है उसको तीसरी पंक्ति के साथ चेंज किया जाएगा। तो फिर लिखेंगे R2 चेंज R3, R3 चेंज R2। अब देखिए यहाँ पर माइनस में अब इसका मान है, तो फिर जब चेंज करेंगे तो फिर माइनस आएगा, यानी ये प्लस हो जाएगा। तो लिखेंगे 2 इंटू, अब ये ऊपर वाला भाग जैसे उसी तरह से रहेगा, वो नहीं चेंज होगा, लेकिन ये आपस में चेंज हो जाएंगे बी क्यू वाई, और यहाँ पर अब हो जाएगा सी आर जेड। अब देखिए ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, और यहीं आपका सिद्ध करना लिख देंगे राइट हैंड साइड।